ज़ॉम्बी शब्द का मतलब समझते हैं? चलती फिरती लाश। हम वो बन चुके हैं, पर हम वैसे हो गए कि हमारे सामने अब कुछ भी चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम मर गए। ये समाज मृत्यु धर्मा होता जा रहा है। जैसे खाल लुहार की सांस लेत बिनु प्राण, वो ज़ॉम्बी की ही बात कर रहे थे। ये कैसे हो सकता है बताओ तो, कि दुनिया का एक देश दुनिया में के 100 में से 95 सबसे गंदे शहर रखकर बैठा है। वजह कुछ और होगी, कोई और अलग गहरी बात है। हमारे भीतर ये मान्यता कूट कूट कर भर दी गई है कि जो चल रहा है ठीक ही चल रहा है, क्योंकि किसी और ने चला रखा है। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि ये धरती ख़त्म हो रही है, तो दूसरे मिल्की वे गैलेक्सी में तो एक और धरती होनी चाहिए। तो अरे बेटा, कोई दूसरी धरती नहीं है। तो दूसरी धरती के पास जाने के लिए तो वॉर्म होल का जरूरत पड़ता है, तो नहीं है। तो कैसे जा सकता है? देयर इज नो प्लेनेट बी। तो ये जो आम आदमी को बड़ा नशा चढ़ा रहता है ना कि ये पृथ्वी अगर क्लाइमेट चेंज से बर्बाद हो रही है तो हो, ह्यूमैनिटी इज़ नाउ गोइंग टू कॉलोनाइज मार्स। ह्यूमैनिटी नहीं जाने वाली है मार्स पे, कुछ चुनिंदा ट्रिलियनियर और बिलियनियर जाने वाले हैं। तुम नहीं जाने वाले हो। तुम यहाँ नीचे खड़े रहोगे जलते हुए ग्रह पर और देखोगे कि वो उनका स्पेसशिप निकल गया। 400-500 AQI की हवा साधारण सी बात है, क्या फर्क पड़ता है? जब तक आप ऐसी जगहों पे घूम के ना आ जाएं जहां AQI डबल डिजिट में भी नहीं पहुंचता, फिर सवाल उठेगा, फिर सवाल उठेगा। क्योंकि आपको आपका हक अब लौटा दिया गया। आपको दिख गया कि लोग हैं दुनिया में जो इस बात को सामान्य नहीं मानते। तो आप ही अनूठे अजूबे नहीं हो कि आपको सवाल उठ रहा है। पूरे पूरे देश हैं, बड़े बड़े समाज हैं जहां वो बातें सामान्य और स्वीकृत नहीं हैं जो हमारे यहां चल जाती हैं। अब आपको साहस आएगा पूछने का, ये क्यों है, ये अनिवार्य क्यों है? आप समझ रहे हैं? आचार्य जी, एक बात मैं इस पे कहना चाहता हूँ जो आपने अभी कहा। हाँ, जो आपने अभी कहा, एक बात मैं कहना चाहता हूँ इस पे। मैं जब US से आया था 5-6 साल लगभग रह के पहली बार NCR में सीधा, तो वही उस समय 900 800-900 की AQI थी, तो मास्क पहनता था। तो जब बातें होती थी आसपास तो लोग यही कहते थे कि ये तो यू आर बीइंग हाई हैंडेड, इस तरह से आता था लोगों को। और कहीं अगर जाते हैं नाली वगैरह है तो थोड़ा सा, क्योंकि 5-6 साल आदत हो गई थी, तो आसपास नाली वगैरह है, बदबू आती थी तो भी मास्क पहन लेता था। तो आसपास लोगों का रिएक्शन यही रहता था कि मतलब हाँ, यू आर हाँ, एक्टिंग प्राइसी हाँ, इंस्टेड ऑफ बड़े आए। बढ़िया। अपने आप को फॉरेन रिटर्न दिखा रहे हैं। अब ये हो गया है कि इधर ही घूमता था अन्नू, अब ये डॉक्टर चैटर्जी बन के आए हैं। बड़े आए US यूनिवर्सिटी से PhD। मेरे लिए एक काम कर दोगे? ये हैंडल वाला मत दो, ये गिर गिर जाएगा। ऐसा हो जिसको ऐसे होल्ड कर सके। जितना AQI दिल्ली का था जब वहां से भागकर आपके पास आया था, उतना यहां का हो गया। मुझे लगा आपका शहर शरण देगा मुझे। यूट्यूब रूटस। और वहां का जितना मैं छोड़कर आया था उससे दूना हो गया। 500-600 पहुंच गया, 200-250 यहां का हो गया। अब जाऊं तो जाऊं कहां? लो, फिर से फिल्मी गाना आ गया मेरे। मैं ना जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। कहां जाएं? एक शहर से दूसरे शहर। हाँ, हिमालय में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऋषिकेश में भी अब जाता है, 150 वहां भी जाता है।
जिंदगी के प्रति नजरिया बदलेगा, थोड़ा देखेंगे सिर्फ वहां हवा ही नहीं साफ है और बहुत सारी चीजें हैं जिनको जानना समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम यहां बैठकर अपने कल्पना लोक में ही रह जाते हैं। लोग दिन भर दौड़ रहे होते हैं। पार्क्स हमारे यहाँ भी हैं, दिल्ली में भी हैं, बम्बई में भी हैं, कलकत्ता में भी हैं। मैं भी सुबह सुबह निकल गया, वो फिर जो रिकॉर्ड किया था वो आप लोगों को दिया ही था घाट पर। पार्क्स बाहर भी होते हैं। और वहां 12-12 बजे रात तक भी खुले हैं और लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, महिलाएं भी फिर रही हैं। और आबादी बहुत ज्यादा नहीं है तो ऐसा नहीं बहुत ज्यादा लोग हैं। दूर दूर पे कोई एक आध आदमी दिखाई दे रहा है, बाकी पेड़ ही पेड़ है, पेड़ ही पेड़ है। और रात में 9 बज रहा है, 10 बज रहा है, 11 बज रहा है। हमारे यहाँ तो रात में 9-10 बजे अगर कोई महिला किसी सुनसान पार्क में घुस गई तो हो गया। फिर वहां पर दौड़ लगा रही हैं रात में 2 बजे 4 बजे, जिसको जब समय मिला दौड़ लगाई जा रही है। और पार्क में ही नहीं, सड़कों पर, सड़कों में, गलियों में दौड़ रहे हैं। कोई किसी को घूर नहीं रहा। हमारे यहां आप जॉग वियर या ट्रैक सूट में भरी सड़क पर दौड़ जाइए, पूरा शहर दौड़ेगा। आप प्रेरणा बन जाएंगी। जो लकवाग्रस्त हो, जिंदगी में हिले ना हो, पीछे मुड़ के देखेंगी वो भी दौड़ रहे होंगे। शमशान से मुर्दे उठ के दौड़ रहे हैं। और हमें ये सब सामान्य लगने लग जाता है। हमें लगता है ऐसा तो होता ही है ना। आप कोई लड़की ऐसे इतने चुस्त कपड़े पहन करके दौड़ेगी सड़क पर तो बॉयज विल बी बॉयज, मर्द जाते भाई पीछा तो करेंगे ना। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई नियम नहीं है, ये बस बदतमीजी है। इसमें मर्द जात वाली कोई बात नहीं है, कोई जेनेटिक कंपल्शन नहीं है। यह अनाधिकार चेष्टा है। यह सोशल सिविक वायलेशन है, जो कि बहुत जगहों पर नहीं भी होता है। तो इसी से सिद्ध होता है कि आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। माने आप कर रहे हो तो ये आपका चुनाव है। चुनाव बदला जा सकता है, चुनाव पर सवाल उठाए जा सकते हैं। बोलिए। अच्छा जी, प्रणाम। अभी जो AQI की बात हुई, हम लोग इतने तमस में तो हैं ही, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं जगाने के, जैसे AQI के इक्विपमेंट्स हैं, बताएं कि भाई गड़बड़ है, तब तो हम उसके भी शॉर्टकट खोजने लग गए हैं कि इक्विपमेंट बंद कर दो, कैलिब्रेशन गड़बड़ कर दो। तो हम लोग क्या एक्चुअल चल रहा है वो तो देख ही नहीं पा रहे, और जो जगाने के इंडिकेटर्स हैं वो भी डेड कर दिए गए हैं। तो लगता है कि हो क्या रहा है, सो रहे हैं जबरदस्त। नहीं देखिए, सुनने में बात अजीब सी लगेगी पर बिल्कुल मूल से कहता हूं, मनुष्य का स्वभाव बोध है। प्राणी का स्वभाव बोध है, और बोध हेतु चाहिए जिज्ञासा। तो प्राणी का स्वभाव बोध है, बोध हेतु जिज्ञासा चाहिए। माने प्राणों का संबंध जिज्ञासा से है, प्राणों का संबंध ही जिज्ञासा से है। जहां जिज्ञासा मर गई वहां प्राण निकल गए, वहां हम मुर्दा हो गए। जहां जिज्ञासा मर गई वहां हम मुर्दा हो गए। और जो मुर्दा हो गया, अब उसे मरने से फिर डर नहीं लगेगा ना।
AQI हो या कुछ भी हो, उसे क्या फर्क पड़ेगा? वो जीवन विरुद्ध जिएगा। अब भीतर ही भीतर वो अपने जीवन के प्रति उदासीन हो चुका है। वो कह रहा है जिए या मरे फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि स्वभावस्थ होकर तो अब जी भी नहीं पा रहे ना। तो जीने की उत्कंठा मर जाती है। आदमी अपने ही प्रति उदासीन हो जाता है। अपना ठीक है, जिंदगी का एक पुराना गतिवेग चल रहा है, ऐसे ऐसे मोमेंटम है, जिंदगी रोल कर रही है तो कर रही है। पर अब ये भाव नहीं रहता कि खुल के जिएंगे, चहक कर जिएंगे, एंटी लाइफ कुछ भी होने नहीं देंगे। जहां इंक्वायरी मर गई, वहां लव फॉर लाइफ भी समाप्त हो गया। जहां जिज्ञासा नहीं है, फिर वहां प्राणों के प्रति प्रेम नहीं बचता। आदमी मुर्दा होने लग जाता है। जो मुर्दा होने लग जाता है, जीवन के प्रति उदासीन हो गया है, कई बार तो वो जीवन से घृणा ही करने लग जाता है। भीतर ही भीतर वो खुद ही ऐसी स्थितियां निर्मित करने लग जाता है कि जल्दी से जल्दी मरे। उसे पता नहीं होता, अनजाने में, चुपचाप, पीछे से, अनकॉन्शियसली वो खुद ही ऐसा काम करता है कि सब समाप्ति ही क्यों ना हो जाए। क्योंकि जीने का आनंद तभी है जब जीवन में क्या हो, जिज्ञासा हो, बोध हो। सिर्फ तभी जीवन का आनंद है। अब जीवन में आनंद तो बचा नहीं, तो आदमी एंटी लाइफ हो जाता है। भीतर कुछ कहता है कि मरी जाएं तो बेहतर है, पर आत्महत्या भी करी नहीं जाती। तो फिर हम अपने ही खिलाफ चुपचाप साजिश करते हैं। हम कहते हैं 500 AQI कर दो, इसको गैस चेंबर बना दो, धीरे धीरे मरी जाएं। कोई भी आदमी जिसे जिंदगी से प्यार होगा, वो तो भौचक्का रह जाएगा। वो चिल्लाना शुरू कर देगा। वो कहेगा ये हो कैसे सकता है कि हम ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं। और वो कुछ नहीं कर पाएगा तो जगह छोड़ के भाग जाएगा। कहेगा मैं इस समाज के साथ एडजस्ट होकर तो नहीं रह सकता जो ये सब कर रहा है। ये पागलों की दुनिया है, मैं इसमें तो नहीं रहूंगा। हमने जो जो जीवन के प्रति उत्कंठा होती है ना, जेस्ट फॉर लाइफ, वो खो दी है। ज़ॉम्बी शब्द का मतलब समझते हैं? चलती फिरती लाश। हम वो बन चुके हैं बहुत हद तक। कारण फिर से समझिएगा, स्वभाव क्या है? बोध। बोध। और बोध आएगा ही किससे? जिज्ञासा। जिज्ञासा से। जहां जिज्ञासा पर पहरे लगा दिए जाते हो, जहां जिज्ञासा लगभग वर्जित कर दी जाती हो, जहां कहा जाता है बस मान लो और सर झुका दो, वहां फिर आदमी भीतर ही भीतर चुपचाप मृत्यु की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। क्योंकि पशु में और मनुष्य में यह अंतर है। पशु को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो भी जिएगा। कल वहां हम लौट रहे थे, कौन सा वाला था वो, पार्क था जहां पर वो कमल के फूल थे, हाँ, रविंद्र सरोवर। तो वहां से लौट रहे थे तो एक जगह कहा कि हाँ हींग की कचौड़ी बढ़िया मिलती है, तो हींग की कचौड़ी झाड़नी शुरू कर दी। तो वहां सड़क पर डिवाइडर, सड़क पर डिवाइडर, और उस पर एक कुत्ता बैठा हुआ है। डिवाइडर पर कुत्ता बैठा हुआ है, उसने ऐसे अपना मस्त बैठा हुआ है। आधे घंटे तक हम कचौड़ियां देखते रहे और वो ऐसे बैठा हुआ है। उसके सामने से गाड़ी आ रही है, जा रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसे कुछ नहीं पता गाड़ी माने क्या। वो नहीं जानता कि ये जो बक्सा है धातु का, ये क्या चीज होती है। उसे कुछ नहीं पता, पर उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। हम वैसे हो जाते हैं। और पशु वैसा हो गया तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि बोध उसका स्वभाव नहीं। पर हम वैसे हो गए कि हमारे सामने अब कुछ भी चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम मर गए। और जो मर गया वो मरने से क्यों डरे? उसको तुम 2000 की AQI में डाल दो, वो उसे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो मर ही चुका है। बल्कि वो खुद ही ऐसी साजिशें करेगा
कि 2000 का AQI है तो उस दिन रीडिंग ही मत लो, या जहां रीडिंग ली जाती है वहां जाकर के पानी छिड़क दो, ताकि खुद को ही धोखा दिया जा सके कि नहीं 800 नहीं है 400 ही है। या पूरा समाज खुद को समझाना शुरू कर देगा बस 1 महीने की बात है, नवंबर एंड में दिल्ली में मॉनसून आ जाएगा। आता है हर साल, आपको नहीं पता? दिसंबर जनवरी दिल्ली में पीक मॉनसून के महीने होते हैं, तो इतनी बारिश होगी उससे AQI बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बच्चा लोग बजाओ ताली। और अगर नहीं होगी तो हम क्लाउड सीडिंग करके कर देंगे भाई। दुनिया भर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हम यूं ही थोड़ी नंबर 1 है। ये समाज मृत्यु धर्मा होता जा रहा है। उपनिषदों ने हमें समझाया था क्या? मृत्योरमा अमृतम गमय। हम बिल्कुल उल्टा चल पड़े उपनिषद के, हम अमृत से मृत्यु की ओर चल पड़े हैं। फिर से कह रहा हूं, वी हैव बिकम अ डेथ सीकिंग सोसाइटी। हम खुद ही खत्म होने को आतुर हो रहे हैं, और उसके प्रमाण देखो ना। लोग सड़कों पर जैसे गाड़ी चला रहे हैं, आपको पता होता है कि 1 हफ्ते का मेहमान है ये अधिक से अधिक, और पर वो मरना चाह रहा है, वो मरना चाह रहा है, तो खुद ही ऐसे काम कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से ये सड़ी जिंदगी समाप्त हो जाए। क्योंकि सड़ी जिंदगी जीने को हम पैदा नहीं होते हैं, हम खुली सुंदर जिंदगी जीने को पैदा होते हैं, और खुली और सुंदर जिंदगी हमको मिल नहीं रही है। आप सड़क पे इनको देखते हो ना, गाड़ियां कैसे चला रहे होते हैं। एक बार विचार करना, जब आपको दिख रहा है कि ये मरेगा, तो क्या उसको नहीं दिख रहा है कि वो मरेगा? उसको भी दिख रहा है, उसको दिख रहा है, और कहीं ना कहीं वो मरना चाहता है। ये सड़क किनारे वो बेच रहा है, कह रहा है सब कुछ 50 रुपए में पनीर का दे दूंगा आपको, पनीर का कुलचा, पनीर की भुर्जी, पनीर का कटलेट, एक थाली है, कह रहा है 50 रुपए में ये पनीर ही पनीर से भरी हुई है। ऐसा तो नहीं कि आप जानते नहीं हो कि पनीर किस भाव आता है। आप भली भांति जानते हो कि कोई 50 रुपए में आपको दे रहा है, उसमें उसे अपना मुनाफा भी निकालना है, तो उसमें कुल अधिक से अधिक आपको इतना सा पनीर दे सकता है, और उसने दिया कितना है? इतना। और पनीर के अलावा भी उसने 5 चीजें और दी हैं आपको। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि वो आपको क्या दे रहा है, पर फिर भी आप खाओगे, जानते हुए खाओगे। भीतर कोई है जो मरना चाहता है। किसी ऊंची लड़ाई में प्राण न्यौछावर करना एक बात होती है, और गंदी हवा में घुट घुट के मरना दूसरी बात होती है। जान देनी ही है तो ऊंचे संघर्ष में वीरगति पाएंगे, शहीद कहलाएंगे। ये क्या है कि बारिश हो रही थी, जा रहे थे, हाँ, गटर में मर गए घुस के। क्या? लाश भी नहीं निकली ठीक से, लाश निकली तो कहा इसको फ्लश ही कर दो, जलाने की भी जरूरत नहीं। ये कौन सी मौत है?
सतर्क रहिएगा। एंटी लाइफ तो नहीं हो रहे हैं? और लाइफ माने सांस लेना नहीं होता। लाइफ माने चलना फिरना खाना पीना, ये नहीं होता। उसके लिए तो क्या बोल रहे हैं? जैसे खाल लुहार की सांस लेत बिनु प्राण, वो ज़ॉम्बी की ही बात कर रहे थे। जाघट प्रेम न संचरे ताघट जान मसान, जैसे खाल लुहार की सांस लेत बिनु प्राण। बोले वो जो लोहार जैसे फूंक मारता है, उसमें भी ऐसे ही लगता है जैसे सांस ली जा रही है। वो चमड़े का होता है, ऐसे ऐसे होता है, हवा फूंकने के काम आता है। बोले प्राण तो नहीं होगा ना, तुम्हारी फेफड़े चल रहे हैं, इससे तुम प्राणवान नहीं माने जा सकते। आप जिंदा हो ये आपके फेफड़ों से नहीं साबित होता। आप जिंदा हो ये दिल की धड़कन से भी नहीं साबित होता। आप जिंदा हो ये आपकी जिज्ञासा से, आपके प्रेम से और आपके विद्रोह से साबित होता है। जिंदगी छोड़ मत दीजिएगा। फेफड़े चलते रहें और धड़कन चलती रहे, इसके लिए प्रेम और जिज्ञासा मत छोड़ दीजिएगा। मनुष्य के लिए जीवित होना फेफड़े और दिल की बात नहीं है, लिवर और किडनी की बात नहीं है। मनुष्य के लिए जीवित होना प्रेम और चेतना की बात है। जहां प्रेम नहीं, जहां चेतना नहीं, वहां प्राण भी नहीं। फिर कहिए। एक और फॉलो है आचार्य जी, कि जहाँ भी AQI जैसे भारत में दिख रहा है कि AQI बढ़ा हुआ है, तो ये मुझे लगा कि है ना, ऑब्जर्वेशन किया अपनी लाइफ में भी किया कि कामांध होते हैं तो ज़्यादा चीज़ इकट्ठी करने लगते हैं। क्या कामांध मतलब कामना से ग्रसित होते हैं, हाँ, तो एग्रीगेशन बढ़ जाता है। हाँ। तो भारत कामांध तो हो ही गया है, तभी AQI इतना बढ़ा हुआ है। नहीं देखिए, अगर आप चीजों की बात करेंगे, मटेरियल पोजेशंस की, तो पश्चिम के पास प्रति व्यक्ति हमसे कई गुना है। ठीक है, बात उसकी नहीं है। जिनके पास बहुत ज्यादा मटेरियल पोजेशंस हैं उनकी भी हवा साफ है, और जिनके पास हमारे जैसे या बल्कि हमसे थोड़े कम भी है मटेरियल पोजेशंस, उनकी भी हवा साफ है। आप श्रीलंका चले जाइए या आप साउथ ईस्ट एशिया चले जाइए, ठीक है, वो मटेरियल पोजीशंस में हमसे थोड़ा ही आगे हैं। और अगर आप हमारे बड़े शहरों को लेंगे तो आप मुंबई को ले लें और आप बैंकॉक को ले लें, तो उनमें पर कैपिटा में कोई आपको 5-7 गुने का अंतर नहीं मिलने वाला। ठीक है, बल्कि मुंबई के आप टॉप 5 मिलियन लोग ले लें, 50 लाख, और साउथ ईस्ट एशियन किसी भी सिटी के भी आप टॉप 5 मिलियन लोग ले लें, तो बिल्कुल एक बराबर पर कैपिटा इनकम आनी चाहिए मेरे अनुमान से। बाकी आप जांच लीजिएगा। तो बात मटेरियल पोजीशन की नहीं है। हमसे जो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट करे बैठे हैं वो भी इतने एंटी लाइफ नहीं है, जो हमारे जितना ही करे बैठे हैं वो भी इतने एंटी लाइफ नहीं है, जो हमसे कम बैठे हैं अभी वो भी उतने गंदे नहीं है। कुछ हमने ही अपने साथ खास कर रखा है। पहले यह हुआ कि दुनिया के जो सबसे 10 गंदे शहर हैं उनमें 5 भारत के आए, बड़ा बुरा लगा। फिर 7 हुए भारत के, और अभी शायद हालत यह है कि दुनिया के 50 सबसे गंदे शहरों में 45 या 47 भारत के हैं।
या शायद 100 में से 90 भारत के हैं, कुछ ऐसी स्थिति आ गई है। और टॉप 10 में तो सब 10 के 10 हम ही होते हैं, या बीच में एक आध बार ये पाकिस्तानी भांजी मार देते हैं। इनको चैन ही नहीं है। लाहौर घुसाता है बीच में, टॉप 10 पूरा हमारा होता, उसमें बीच में आ गया। ये कैसे हो सकता है बताओ तो, कि दुनिया का एक देश दुनिया में के 100 में से 95 सबसे गंदे शहर रखकर बैठा है। वजह कुछ और होगी, ये पर कैपिटा इनकम वगैरह तो वजह नहीं हो सकती, कोई और अलग गहरी बात है, कुछ और चल रहा है। वहीं आऊंगा जहां सारे फसाद की जड़ है, लोक धर्म। लोक धर्म जो तथ्यों को देखने नहीं देता, क्योंकि उसमें कल्पनाएं और कहानियां बहुत हैं। जो देखने ही नहीं देगा कि यमुना और गंगा की क्या हालत है, क्योंकि उसमें यमुना एक कथा का किरदार बन चुकी है। यमुना अब नदी है ही नहीं, यमुना कथा की एक बहुत सुंदर चरित्र है, पात्र हैं। और कथा में तो सुंदर है ही, कथा में तो सुंदर है ही ना यमुना। तो तथ्य में कैसी है इससे बहुत फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि यमुना नदी नहीं है। यमुना क्या है? यमुना एक कहानी है, और कहानी सुंदर है, तो अब वो सामने तथ्य कैसा है, फर्क क्या पड़ता है। हम तथ्यों से बिल्कुल कटकर जीना सीख चुके हैं। सब कुछ हमारे लिए महान है बिना ये देखे कि उसकी हकीकत क्या है। अभी उसकी हकीकत देखो और फिर बताओ कि कहां है महानता। और जिसको तुम महान नहीं बोल रहे, जिसको तुम गिरा हुआ बोल रहे हो, निंदित बोल रहे हो, गर्हित बोल रहे हो, तुम बताओ उसमें किसकी निंदा कर रहे हो, किस बात की निंदा कर रहे हो। उसकी हकीकत, उसका फैक्ट देखकर बताओ कि वहां निंदनीय क्या दिख रहा है तुमको। जिन लोगों को फैक्ट दिखना ही नहीं, उन्हें नदी और हवा की गंदगी क्यों दिखे, जिन्हें कल्पनाओं में ही जीना है, वो ये भी फिर कल्पना कर सकते हैं कि दिल्ली का AQI 5 है। कल्पना में ही तो जीना है, सब कुछ कल्पना है। और कोई कल्पना पे अगर सवाल उठाएगा तो क्या बोलोगे? देखो हमारी भावनाओं के साथ मत खेलो, ये हमारे सेंटिमेंट्स हैं। भाई अगर मेरा सेंटिमेंट कह रहा है कि दिल्ली का AQI 5 है तो है। आप कौन होते हैं कुछ कहने वाले साहब? ये हमारी आस्था है तो है। अब ठीक। प्रणाम सर, मैं आदित्य। मेरा प्रश्न AQI से रिलेटेड है। AQI घोर समस्या है। क्लाइमेट चेंज, हमारा देश बहुत ग्रसित है उससे। हमारे देश में कहीं ना कहीं इलेक्शंस हर समय होते रहते हैं। अभी बिहार में इलेक्शंस है, आगे जाके बंगाल में इलेक्शंस होंगे। हम सभी मुद्दों पे बात करते हैं, रोटी कपड़ा मकान, मैक्सिमम वोट वही ले जाते हैं जो बोलते हैं कि महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये देंगे, 21 रुपये देंगे, 25 रुपये देंगे। इन सब कारणों से सरकारें बदल जाती हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे में हम कभी बात नहीं करते। हमारे पब्लिक में भी इतना ज्ञान नहीं है कि हम समझ पाएँ कि भाई वो आगे जाके हमें क्या क्या विपदाएं देने वाली है। अभी बिहार का मैनिफेस्ट देखें, बंगाल का मैनिफेस्ट जो होगा, कहीं पे भी हम क्लाइमेट चेंज AQI की बात नहीं करते हैं। आज मान लीजिए 300 है, बढ़ के 350 होगा, 400 होगा। अगर कुछ ऐसा कर सके, अब हम आम आदमियों के पास में एक ही संशोधन है कि पॉलिटिशियंस सुन नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। एक ही संशोधन हमारे पास होता है, जुडिशरी के पास जाएं कि भाई अगर जुडिशरी सिस्टम कुछ ऑर्डर्स निकाले
कुछ बोल सके कि भाई नहीं ये तो आपको करना मैंडेटरी है, तो इन लोगों को मानना पड़ता है। तो अगर ऐसा कुछ हम कर सकें, लार्ज स्केल में मैनिफेस्ट कर सकें कि आगे जाके जो भी इलेक्शंस होगा उसका इम्पॉर्टेंट है कि भाई AQI लेवल हमें हर साल 10% पर्टिकुलर स्टेट का कम करना है, तो मे बी उस डायरेक्शंस में हम बढ़ सकते हैं। तो इस तरह खाली ये सोचना कि बढ़ते जा रहा है, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, जस्ट इसके बारे में आपसे समझना चाहता हूँ। आप गीता कम्युनिटी से हैं? कि आपकी सत्र को सुनता हूँ और जनरली गीता कम्युनिटी से सुनते हैं कहीं बाहर से? आपके मैं रिकॉर्डेड सेशन सुन रहा हूँ। चैप्टर 1 कंप्लीट किया है, चैप्टर 2 के 15वें 17वें श्लोक पे हूँ अभी। मैं रिकॉर्डेड सेशंस देखता हूँ। कम्युनिटी पर है कि नहीं है? मैं ऐप में हूँ। अब ऐप में हूँ माने कि ऐप डाउनलोड करी हुई है आपने? ऐप डाउनलोड की है सर। आप रिकॉर्डेड सेशन देखते हैं? जी हाँ, इन्वॉल्वमेंट करते हैं, जी कंट्रीब्यूशन करते हैं? जी सर, रिकॉर्डेड देखता हूँ। तो एक चालू किया है और वहाँ से फिर बढ़ता जा रहा हूँ। इतने मैंने एग्जाम्स क्लियर किए जिंदगी में, अगर जुडिशरी से हो जाता ना तो इंडियन जुडिशियल सर्विसेज भी क्लियर करके जज बन जाता। नहीं, मैं समझ सकता हूँ सर, क्योंकि आप हमारे नहीं समझ सकते क्योंकि जहाँ समझाता हूँ आप सो रहे होते हैं। जब मैं समझा रहा होता हूँ तो आप सो रहे होते हैं, और फिर आप चाहते हो कि इंस्टीट्यूशनल तरीकों से काम हो जाए। क्यों? क्योंकि आप इंस्टीट्यूशंस का आधार नहीं समझ रहे हो। उन सब इंस्टीट्यूशंस का आधार हमारा ही अज्ञान है। तो इंस्टीट्यूशन के अंदर से तुम कैसे बदलाव ले आ लोगे? कि ला सकते हो? एक बस में एक यात्री बैठा हुआ है, ठीक है? क्या वो कुछ भी करके बस को रोक सकता है? वो बस में दौड़े भागे, दीवारों को मुक्का मारे, कुछ भी करके? और बस के ड्राइवर तक उसकी एक्सेस नहीं है, क्योंकि कोई एक ड्राइवर नहीं है। वो बस चल रही है अपने सारे यात्रियों की सामूहिक ऊर्जा से। कोई भी यात्री रोक सकता है क्या? एक ही तरीका है, बस से पहले तो नीचे उतरो। ये जो इंस्टीट्यूशनल बस है, पहले तो उससे नीचे उतरो और फिर बाहर उतर के देखो कि अब इस बस का करना क्या है। फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन का नाम जानते हैं आप क्या है? जिससे सारे इंस्टीट्यूशंस निकलते हैं। ईगो। ईगो। मैं उस फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन से सबको उतारने का काम कर रहा हूं। उससे उतर जाओ। जज इसी समाज से आता है ना, या आसमान से उतरते हैं बेचारे? बोलिए। और वो भी प्रेसिडेंट से बंधे हुए हैं, पुराने नियम कायदों से बंधे हुए हैं। अभी कल ही उन्होंने कहा कि पॉलिसी मैटर्स पर तो हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। वी आर गार्जियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई पॉलिसी सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही होगी तो हमारे पास आ जाना, वरना पॉलिसी क्या बना रही है लेजिस्लेचर वो जाने। देयर इज एन इंस्टीट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेजिस्लेचर जो काम कर रहा है उसमें जुडिशियरी दखल नहीं देगी, उन्होंने खुद कह दिया, और यही व्यवस्था बनाई गई है। और लेजिस्लेचर माने क्या होता है? वही लोग जिनको आप वोट दे रहे हो। और जुडिशरी ने तो बोल दिया कि हम लेजिस्लेचर के काम में दखल नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि संविधान ने ही तय कर रखा है कि कौन कितना करेगा और कहां तक जाएगा। हाँ, जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाते हैं, राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21, उसकी एक ज्यादा जेनरस, एक ज्यादा लिबरल परिभाषा करती है जुडिशरी कई बार। तो राइट टू लाइफ में राइट टू
क्लीन एनवायरनमेंट भी शामिल करने की कोशिश करती है। ये सब काम जुडिशरी करने की कोशिश करती है अपने तल पर ज्यादा करेगी तो फिर वो कहलाता है जुडिशियल ओवररीच, कि जितने तुमको संविधान प्रदत्त अधिकार हैं तुम उससे आगे जाने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ओवरलीपिंग योरसेल्फ। वो नहीं कर सकते। पर हम क्या कह रहे हैं, नहीं एग्जीक्यूटिव कर दे। अच्छा ठीक है, ये जो सरकारी तंत्र है एनफोर्समेंट वाला ये कर दे, ये लोग आकर के पराली रुकना जलना रुकवा दें, ये लोग आकर के वाहनों का चालान काट दें। अच्छा एग्जीक्यूटिव वाले नहीं कर रहे तो आप लोग कुछ नियम बना दीजिए ना, आप लेजिस्लेचर हो, प्लीज आप लोग कर दीजिए। अच्छा ये भी नहीं कर रहे तो अब किसके पास जा रहे हैं, अरे योर ऑनर आप जुडिशरी हो, आप लोग कर दीजिए। वो भी नहीं कर रहे तो अब क्या करे। अच्छा वो फोर्थ पिलर मीडिया, उसके पास जाते हैं। देखिए आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाते हैं, आप लोग खूब लिखिए ना, आप लोग करिए, बिना ये देखे कि ये चारों ही जने आते कहाँ से हैं। कहाँ से आते हैं? हमारे ही घरों से आते हैं। एक ही घर, एक ही माँ और उसके 4 लड़के लड़कियां हो सकते हैं। एक प्रेस में है, एक कोर्ट में है, एक पार्लियामेंट में है और एक अफसर बना बैठा है। हो सकते हैं ना? चारों अलग अलग काम कर रहे हैं, चारों अब अलग अलग इंस्टीट्यूशन संस्थाओं के प्रतिनिधि हो रहे हैं, पर चारों की मां तो एक ही है ना, चारों के संस्कार तो एक ही है ना। तो वो निश्चित रूप से कुछ अच्छा करने का प्रयास कर सकते हैं, पर कितनी दूर तक जाएंगे? बोलो कितनी दूर तक जाएंगे? और इतना ही नहीं है, जैसे हमें ऐसे ही रहे। तो संविधान कोई देववाणी तो है नहीं, हम जैसे हैं कोई बड़ी बात नहीं कि हम कह दें कि संविधान में ये सब जो इक्वालिटी और जस्टिस और ये सब लिखा हुआ है बेकार की बात है, संविधान ही बदल डालो। संविधान बेचारा क्या करेगा? लोगों के भीतर जैसा अंधेरा है वो अगर बढ़ता ही गया तो संविधान को भी बदल डालेंगे। अभी आज ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है पाकिस्तान में, वो असीम मुनीर को बना दिया उन्होंने फील्ड मार्शल जिंदगी भर के लिए, और अब वो आर्मी भर का प्रमुख नहीं है, आर्मी नेवी एयरफोर्स सबका बन गया है। और ये काम बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनली करा गया है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कू कहा जा रहा है कि पहले तख्ता पलट होता था तो उसमें दिखाई देता था, जैसे मुशर्रफ ने जाकर के नवाज शरीफ को बिल्कुल घेर लिया था, भगा दिया था, या जैसे जिया उल हक ने भुट्टो को फांसी दे दी थी, तो दिखाई पड़ता था कि देखो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है फौजी जनरल ने जाकर के उसका तख्ता पलट दिया। अब इस बार वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनकी पूरी लेजिस्लेचर ने मिल करके स्वयं घोषित किया है कि ये महानुभाव फील्ड मार्शल हैं और अब ये देश के रहनुमा बनेंगे। क्या कर लोगे आप इंस्टीट्यूशंस का? इंस्टीट्यूशंस तो इंसानों से ही बनते हैं। वो इंसान खुद ही इंस्टीट्यूशन को सबवर्ट कर दे तो आप क्या करोगे? बोलो। ये हो गया पाकिस्तान में, अभी कल ही हुआ है। कोई क्रांति हो रही है वहां पर? कुछ नहीं हो रहा। लोग उठ रहे हैं क्या विद्रोह में? कुछ नहीं हो रहा। जुडिशरी तो वहां भी है, कुछ करती है क्या? कुछ करती है? और जितने थोड़े बहुत छिटपुट अधिकार हैं उस हिसाब से अपना कुछ कर दिया, फुट कर काम उतना चलता रहता है। आपको इंसान को जगाना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि तुम कर दो, तुम कर दो, तुम कर दो, ये इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं कर रहा, वो इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं कर रहा। सारे इंस्टीट्यूशंस के नीचे फिर दोहरा रहा हूं, द फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन अनफॉर्चुनेटली इज द ईगो, द डार्कनेस इन मैन्स हार्ट। और जब तक उसको चैलेंज नहीं करोगे, बार बार जाके इंस्टीट्यूशंस का मुंह देखना कि तुम मेरे लिए कुछ कर दोगे, तुम कर दोगे, तुम कर दोगे, कोई कुछ नहीं करने वाला। श्री कृष्ण इसीलिए बोलते हैं निराश हो जाओ। वी नीड अ थरो डिसइल्यूजनमेंट, वी नीड टोटल डिसअपॉइंटमेंट। तुम जब तक ये उम्मीद बांध कर बैठे हो ना, तब तक चीजें और बुरी होती जाएंगी। आपकी आशा निराधार है।
आप बीमारी के लक्षण से ही बीमारी का इलाज मांग रहे हो, मिलेगा कभी? और जहां बीमारी का सचमुच इलाज हो रहा है वहां आप कहते हो वो मुझे नींद आ जाती है। तो मैं क्या कर सकता हूं? अपनी ओर से जो भरसक प्रयास कर रहा हूं वो आपको पता है, आपको बता दिया है। कहीं और हो सकता तो मुझे भी कोई शौक नहीं था अपनी जान, अपनी जिंदगी जलाने का। मैं भी चला गया होता किसी इंस्टीट्यूशन की शरण में और वहां जाकर कोई पदाधिकारी बन गया होता। बहुत आसान था, बहुत इंस्टीट्यूशंस खुले हुए थे, हाँ आओ आओ आओ, पर दिख रहा था कि वहां कुछ होना नहीं है। एक क्लोज्ड सिस्टम को उसके भीतर से बदला नहीं जा सकता, क्योंकि वो सिस्टम ये भी तय करता है कि उसके भीतर कौन प्रवेश करेगा। उसके भीतर प्रवेश ही वो उसको करने देता है, जिसकी नीयत ही ना हो उसको बदलने की। आप बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, ये बात आप जाके यूपीएससी के इंटरव्यू में बोल दीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उन्हें क्रांतिकारी नहीं चाहिए। उन्हें कैसे लोग चाहिए? जो स्टेटस को मेंटेन कर सकें। अच्छे काबिल मैनेजर्स चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए, क्रांतिवीर नहीं चाहिए। आप बोलो कि मैं आ रहा हूं और पूरी व्यवस्था को भीतर से तोड़ के रख दूंगा, तो वहीं से आपको ही तोड़ के निकाल देंगे कि चलो बेटा। तो उन इंस्टीट्यूशंस में प्रवेश ही उन्हीं लोगों को मिलता है जो व्यवस्था में मामूली सुधार तो कर सकते हैं, पर कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं ला सकते, कोई फंडामेंटल रेडिकल चेंज नहीं ला सकते। द इंस्टीट्यूशन इज बिल्ट टू प्रिजर्व इटसेल्फ। मार्जिनल ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट लाना एक बात होती है, और उसके लिए इंस्टीट्यूशंस हमारे वेल इक्विप्ड होते हैं। लेकिन अभी हम बात किसी और चीज की कर रहे हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम पैराडाइम चेंज की बात कर रहे हैं। अभी हम सेंटर में ही एक रेडिकल शिफ्ट की बात कर रहे हैं। वो काम किसी इंस्टीट्यूशन के भीतर से नहीं हो सकता, उसके लिए इंसान को ही जगाना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं इंसानों से सब इंस्टीट्यूशंस निकलते हैं, और इन इंसानों में अगर अंधेरा है तो उसी अंधेरे से सारे इंस्टीट्यूशंस निकल रहे हैं। ये काम मेहनत का है, ये काम लंबा है, लॉन्ग ड्रॉन है, कठिन है, पर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है बाबा। सर 100 में से 80 आदमी तो आज के दिन में AQI बोलने से हंसते हैं, समझते ही नहीं कि क्या बोल रहे हो। तो आदमी को बदलना होगा ना। फिर जब 100 में से 80 आदमी हंस ही रहे हैं, तो कोर्ट्स किस सीमा तक जाकर के हस्तक्षेप कर सकते हैं? आप कोर्ट्स पे भी हंसोगे। मान लीजिए कोई सूरमा जज निकल ही आता है, दिल का साफ, जो कह ही रहा है कि ये जो दुर्दशा ये नहीं होनी चाहिए, मैं इसे ठीक करूंगा। ठीक है ना, जुडिशियल सिस्टम के भीतर ऐसा कोई व्यक्ति निकल आता है, तो क्या आप लोग उसका समर्थन करोगे? आपने ही कहा 100 में से 80 लोग तो AQI पर हंसते हैं, कौन समर्थन करेगा उसका? न तो उसको उसके इंस्टीट्यूशन के भीतर से समर्थन मिलेगा, और न ही उसे जनता जनार्दन से समर्थन मिलेगा। तो वो बेचारा फिर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। आपके इंस्टीट्यूशन इतने ही अच्छे होते, ठीक है, इस उपकरण का इंस्ट्रक्शन मैनुअल क्या है? या ऐसे ही पीना होता है इसको? आपके इंस्टीट्यूशन इतने ही अच्छे होते, तो ये इंसान जो आपके सामने खड़ा हुआ, इसे इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन नहीं मिल गया होता।
आपको दिख नहीं रहा है? आप कैसे लोग हो? आपको दिख नहीं रहा है कि आपका देश का एक एक इंस्टीट्यूशन मुझे बिल्कुल कॉर्नर करके रख रहा है? उनके लिए मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। उन्हें जहां मैं दिख जाता हूं वो जल्दी से आंखें बंद कर लेते हैं। जितने भी इंस्टीट्यूशन हो, चारों, मीडिया, लेजिस्लेचर, सब। इसी से आप समझ लीजिए कि इंस्टीट्यूशंस कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। पर सवाल पूछना हमारी फितरत के बाहर की बात हो चुकी है। बहुत साधारण सवाल भी हमें कौंधते ही नहीं है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताइए ना, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपने मुझे इतना सा भी इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलते कहीं देखा है? इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलते देखा है? हाँ, इंस्टीट्यूशनल थ्रेट्स जरूर हैं। ये है हमारे इंस्टीट्यूशंस, और मेरे सामने खड़े होकर मासूमियत से कह रहे हैं वो हम लोगों को अपने इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा रखना चाहिए। ठीक है, दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, बहलाओ। सर, दिल को बहलाने की बात नहीं, बात मैं गलत समझा आपको, मैं नहीं, माफ नहीं, कर सर। दीजिए, गलती हो गई। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। दिल को बहलाने की बात नहीं है, इसका मतलब मैं गलत समझा, माफ कर दीजिए। नहीं सर, आप और अगर मैं सही समझा तो फिर संकल्प लेके आप अग्रसर हो रहे हैं। हाँ, आप जो संकल्प लेके अग्रसर हो रहे हैं वो हर कोई की बस की बात नहीं है। आपको संकल्प पता ही नहीं है। नहीं सर, आप फिर से आपने ऐसी बात बोल दी जो लगभग आधारहीन है। मुझे माफ करिएगा, मुझे मालूम है आप यहाँ पर आए हैं और आज के दिन तो टिकट खरीद कर आए हैं। मैं आपका दिल वगैरह दुखाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपको क्या पता है मेरा संकल्प? जब आप सत्रों से जुड़े हुए ही नहीं हो तो आप क्यों बस एक औपचारिकता पूरी कर रहे हो ये कह करके कि आपका संकल्प बहुत शुभ है, महान है? क्यों बोल रहे हो? आपको क्या पता है? आपको क्या पता है कम्युनिटी में कितने लोग हैं? ये बताओ, जो कम्युनिटी में नहीं है उन्हें पता चल सकता है कि अंदर क्या हो रहा है? कितना आधारहीन वक्तव्य दे रहे हो आप। सर, मैं इतना जानता हूं कि आप ज्ञान के बिंदु को सबके लोगों में जगाना चाहते हैं। मैं उतने अगर इतनी जानने से काम हो जाता तो फिर जो हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं उसकी क्या जरूरत थी भाई? लेकिन मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। नहीं सर, ऐसी उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप उम्मीद बना कर रखिए और बाकी हम लोगों को हमारा काम करने दीजिए। आप उम्मीद बनाकर रखिए, आप अपने जितने भी आप संस्थागत द्वार खटखटा सकते हैं, ये इंस्टीट्यूशन मेरे लिए कुछ कर देगा, ये काउंसिल मेरे लिए कुछ कर देगी, ये एकेडमी मेरे लिए कुछ कर देगी, ये असेंबली मेरे लिए कुछ कर देगी, आप उन सब से जाकर के जोर आजमाइश करते रहिए। हम तो पागल लोग हैं, हमें हमारा काम करने दीजिए। पर हमें समझ में आ रहा है कि उन दरवाजों को खटखटाने से क्या होना है। आप दरवाजा देख रहे हो, हमें पहले ही पता है दरवाजे के पीछे कौन है। दरवाजे के पीछे हम ही हैं, हमारा ही अज्ञान है। उसको आप खटखटाओगे भी तो अंधेरा ही जवाब देगा भीतर से। क्या मिल जाएगा आपको? समय की बर्बादी सर। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, आपने आज के सत्र में जो चर्चा की कि हम लोग एंटी लाइफ हो गए हैं, AQI वगैरह को हम लोग बिल्कुल देख नहीं पा रहे हैं। तो मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा कि मैं वो क्यों नहीं देख पाता हूँ जो आचार्य जी देख पाते हैं। तो मुझे जो उत्तर मिला कि बहुत सारे मास्टर्स बैठे हुए हैं मेरे मन के अंदर, मेरा अहम के केंद्र से ही मैं लगातार जी रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं वो नहीं देख पा रहा हूँ। तो क्या ये जो जैसे एक सांप को देखने के बाद जैसे हम भाग जाते हैं, पीड़ा होती है हमें, या और भी बहुत जगह हम जिस तरह से पीड़ा करते हैं, वैसे ही पीड़ा हमें AQI को देखने से क्यों नहीं होती है?
और क्या ये अहम के विगलन से ही वो संभव हो पाएगा? ये बहुत आप ब्रह्मास्त्र चलाना चाह रहे हैं एक ऐसी चीज के लिए जो शायद उतनी बड़ी है नहीं। आप ताजी हवा में सांस लेने का जोखिम उठा लीजिए, फिर ये आपको धुआं कम बर्दाश्त होगा। हमारे भीतर ये मान्यता कूट कूट कर भर दी गई है कि जो चल रहा है ठीक ही चल रहा है, क्योंकि किसी और ने चला रखा है, सब हमसे बड़े हैं। जो भी कोई मुझसे अलग है वो मुझसे बड़ा ही है, श्रेष्ठ ही है। कुछ भी जो कोई और कर रहा है ठीक ही होगा। ठीक क्यों होगा? क्योंकि कोई और कर रहा है। भाई भाई क्या आपको पता है आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? कुछ भी पता है क्या? आपने उदाहरण के लिए कुछ कंगन जैसा पहना हुआ है, आपने कुछ गले में पहना हुआ है, अंगूठी किसने पहनी हुई है? ऐसे ऐसे क्या, ऐसे ठंड बढ़ गई अचानक? आपको पता भी है कि क्यों ये सब है? कुछ भी पता है? जिन्होंने बाल बड़े कर रखे हैं वो बता सकते हैं उनके बाल बड़े क्यों हैं? बता सकते हैं क्या? जो कुछ भी चलता आ रहा है वो ठीक है क्योंकि मैंने नहीं चलाया ना। भाई मैंने चलाया होता तो शायद गलत भी होता। कुछ भी है जिसका स्वामी करता धरता मुझसे इतर कोई और है, मुझसे अलग कोई और है, वो ठीक ही होगा, वो ठीक ही होगा। तो सब ठीक लगने लग जाता है, सब ठीक है, सब ठीक है। लगता है पूरी दुनिया ऐसी ही चलती है। जा करके इसीलिए अपने आप को अनुभव दो उन लोगों का, उन जगहों का, उन समाजों का, उन सोचों का, उन संस्कृतियों का जहां वो सब बिल्कुल नहीं चलता जो हमें सामान्य लगता है। उसके बाद दम घुटेगा, बिल्कुल घुटेगा, बिल्कुल। नियम फिर से समझा देता हूं। जीव और जगत, जीव और जगत एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं। जीव और जगत एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसा जगत आपके चारों ओर परितः होता है, आप भी वही बन जाते हो। समझ में आ रही है बात? मान लो एकदम काला काला धुआं ही है चारों ओर आपके, तो आपका मुंह भी कैसा हो जाएगा? काला। तो जो काला हो गया उसे कालिमा बुरी लगेगी क्या? अब जो काला हो, और काले आप क्यों हो गए? क्योंकि आपका जगत काला था। जैसा जगत होता है उस जगत का जीव भी वैसा ही हो जाता है, और चूंकि वो वैसा हो जाता है इसीलिए वो जगत उसको विचित्र या भद्दा लगना बंद हो जाता है। जगत के धुएं से जिसका मुंह काला हो गया उसे अब जगत की कालिमा बुरी लगेगी क्या? क्योंकि खुद भी वैसा ही हो गया है, सूट कार्बन, उसे अब कुछ बुरा नहीं लगेगा। अब कोई चाहिए जो आपकी दुनिया से बाहर का हो, जो बिल्कुल आपसे अलग हो, जो आपको चकित कर जाए एकदम, और आप कहो साफ चेहरा संभव था? मुझे तो यह बताया गया था कि चेहरे का मतलब ही होता है गंदा होना, कलंकित होना। साफ चेहरा संभव भी है क्या? वो साफ चेहरा कभी किताब में मिल सकता है, कभी यात्रा से मिल सकता है, कभी किसी विचारक किसी दर्शन की बात में, और कभी किसी शास्त्र में मिल सकता है।
बैठिए। धन्यवाद आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि ये धरती ख़त्म हो रही है तो दूसरे मिल्की वे गैलेक्सी में तो एक और धरती होनी चाहिए, तो दूसरी धरती के पास जाने के लिए तो वार्म होल का जरूरत पड़ता है, तो कैसे जा सकता है? क्या दूसरी धरती? अरे बेटा, कोई दूसरी धरती नहीं है। ये कह रहे हैं धरती खत्म हो रही है तो दूसरी धरती हम कहाँ से लाएंगे? नहीं है। देयर इज नो प्लेनेट बी। दूसरी धरती जैसा कुछ नहीं होता, यही है। और तुम्हारी भी जो पूरी व्यवस्था विकसित हुई है ना, वो इसी धरती, इसी ग्रह से हुई है। सब कुछ हमारे नाखून जैसे हैं, उनका संबंध इस पृथ्वी से है। जैसी ये पृथ्वी है, ऐसी ना होती तो हमारे नाखून, हमारा मुंह, हमारे फेफड़े, हमारा मस्तिष्क, कुछ भी वैसा नहीं होता। पृथ्वी तो पृथ्वी छोड़ो, पृथ्वी के पास अगर अपना उपग्रह नहीं होता, चंद्रमा, तो भी मनुष्य वैसा नहीं होता जैसा है। सारा जीवन कहां से हम कहते हैं शुरू हुआ है? पानी से, ठीक है। और हम जानते हैं कि चंद्रमा का पानी पर क्या असर पड़ता है। 70% जो जल राशि है समुद्र, उन पर क्या असर पड़ता है। चंद्रमा भी नहीं होता तो भी पृथ्वी पर जीवन जैसा है ऐसा नहीं होता। आपको क्या लग रहा है कि जीवन और ये प्लैनेट दो अलग अलग चीजें हैं कि आप प्लैनेट बदल लोगे, जीवन तब भी वैसे का वैसा रह जाएगा? नहीं। आपका जितना कद है, आपने कभी सोचा कि इंसानों का जो औसत कद है वो 5.5 फीट के आसपास क्यों होता है? आपने कभी सोचा? उसका ताल्लुक पृथ्वी से है। पृथ्वी का जितना व्यास है उतना ना होता तो आदमी का कद भी अलग होता। पृथ्वी का जितना डायमीटर है उससे कुछ और हो तो इंसान की जैसी संरचना है वैसी नहीं रह जाएगी। पृथ्वी की ग्रेविटी दूसरी हो तो आपका मसल मास दूसरा हो जाएगा। इसीलिए जो लोग जीरो ग्रेविटी एनवायरनमेंट्स में जाते हैं, जब लौट के आते हैं तो उनका मसल डिके हो चुका होता है, उनके पास मसल ही नहीं बचती। और यही ग्रेविटी और ज्यादा हो तो आपका मसल मास भी और ज्यादा होना पड़ेगा उसे। आपकी जो भीतर नाजुक नसें हैं और आर्टरीज वगैरह हैं, उनका भी डायमीटर बदल जाए, अगर पृथ्वी जैसी है वैसी ना हो, किसी और तरह की हो तो पृथ्वी डिस्पोजेबल नहीं है। पृथ्वी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है भाई। पृथ्वी ट्रेन के डब्बे की तरह नहीं है कि B2 में नहीं मिला तो A1 में चले जाएंगे। एक ही पृथ्वी है और इंसान उससे अभिन्न है, इनसेपरेबल है। आपका ब्रेन जैसे काम करता है उसका संबंध पृथ्वी की बनावट से है। आपकी आंखें जैसे देखती हैं उसका संबंध सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी से है। सूरज और पृथ्वी के बीच में और ज्यादा दूरी होती तो आपकी आंखें दूसरे तरह की होती। अब आप यही आंखें लेकर के दूसरे ग्रह पर चले जाओगे तो क्या होगा? ये आंखें ठीक से काम नहीं कर पाएंगी। ये जबरदस्त एक फैंटेसी है सिर्फ कि हम जा करके दूसरी जगहों को कॉलोनाइज कर लेंगे। अरे भाई, ब्रिटेन से निकलकर अफ्रीका को कॉलोनाइज करना एक बात है क्योंकि वो एक ही ग्रह हैं दोनों, पर पृथ्वी से निकल करके कहना कि हम मार्स को कॉलोनाइज कर लेंगे, ये पागलपन है। इसमें फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर दोनों होने हैं। और दूसरी बात, ये इतना एक्सपेंसिव काम है कि मुश्किल से कुछ 100 लोग या कुछ 1000 लोगों के लिए, बहुत हुआ तो कुछ लाख लोगों के लिए संभव हो सकता है। माने जो पृथ्वी की 800 करोड़ की आबादी है अभी, और हम सिर्फ मनुष्यों की आबादी की बात कर रहे हैं, जीव जंतुओं की तो कोई बात ही नहीं। ये जो हमारी आबादी है इसका 0.0000001% भी
नहीं कर पाने वाला है इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल और नहीं जा करके मार्स पे सेटल हो सकता। तो ये जो आम आदमी को बड़ा नशा चढ़ा रहता है ना कि ये पृथ्वी अगर क्लाइमेट चेंज से बर्बाद हो रही है तो हो, ह्यूमैनिटी इज नाउ गोइंग टू कॉलोनाइज मार्स। ह्यूमैनिटी नहीं जाने वाली है मार्स पे, कुछ चुनिंदा ट्रिलियनियर और बिलियनियर जाने वाले हैं, तुम नहीं जाने वाले हो। तुम यहां नीचे खड़े रहोगे जलते हुए ग्रह पर और देखोगे कि वो उनका स्पेसशिप निकल गया। झुन्नू लाल खुश हैं कि हमें भी मार्स पे जाने को मिलेगा। मार्स पर जाने भर से तो होना नहीं है, फिर वहां जा करके सस्टेनेबली बसना भी है। उसकी जो एंड टू एंड कॉस्ट आएगी, अगर वो प्रति व्यक्ति 150 करोड़ रुपए आनी है तो झुन्नू लाल दोगे? तुम दोगे? और 150 करोड़ में बहुत कम बोल रहा हूं, क्योंकि तुम अब तो जिंदगी भर के लिए वहां जाने की बात कर रहे हो ना, तो तुम तो रिकरिंग कॉस्ट की बात कर रहे हो। और फिर वहां पहुंच जाओगे तो कॉस्ट तो लग जाएगी और लगती रहेगी। इनकम का क्या होगा? इनकम तो यहां से आती थी, इस ग्रह से, और बिना इनकम के वहां भाग गए। और वहां जो लाइफ टाइम कॉस्ट आनी है, रुकने की, बसने की, खाने की, पीने की, जीने की, और जो 100 तरह की वहां बीमारियां होंगी उनके एक्सपेंसेस की, वो आनी है 500 करोड़ रुपए। और झुन्नू खुश है, कह रहे जला दो इस पृथ्वी को, क्योंकि मुझे मेरे ट्रिलियनियर रोल मॉडल ने बताया है कि हम मार्स पर जा रहे हैं। हम मार्स पर नहीं जा रहे, वो मार्स पर जा रहा है। तुमको यहां जलता हुआ छोड़ करके वो मार्स पर जा रहा है। कोई दूसरा ग्रह नहीं है। क्या? जी लोगे किसी दूसरी जगह? जहां दिन ही 24 घंटे का ना होता हो? क्या होगा तुम्हारी सारी साइकिल्स का? बोलो। अभी आपके जितने फिजिकल साइकिल्स हैं वो प्लैनेटरी साइकिल्स के साथ सिंक्रोनाइज्ड हैं, क्योंकि इसी प्लैनेट से आपका शरीर निकला है। और वहां जा रहे हो, वहां पर साल है 819 दिनों का। आप किसी और ग्रह पर जा रहे हो जहां 819 दिन का साल होता है और 42 घंटे का दिन होता है। अब क्या करोगे? कब जियोगे, कब उठोगे, कब मरोगे, क्या करोगे? ग्रेविटी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या ग्रेविटी है 15? यहां तो कह देते अरे रे 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 बुढ़ा गए, आर्थराइटिस है, घुटने में बड़ा दर्द है। और जहां 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटी होगी, वहां तुम्हारे घुटनों का क्या होगा? उठा लोगे? उठा लोगे? ऐसा लगेगा कि 20-20 किलो के पत्थर बंधे हुए हैं टांगों में। चल लोगे? और अगर नहीं चल पाओगे तो जियोगे कितने दिन? पर बिल्कुल एक रोमांटिक झुंझुना दे दिया गया है आम आदमी को, बजाओ, पृथ्वी जल रही है तो जलने दो, कोई बात नहीं। बड़े वाले अंकल जी तुम सबको मंगल ग्रह पर बसाएंगे, हो जरूर। अच्छा, जो स्पेसशिप आपको लेकर जाएगा उसकी कैपेसिटी कितनी होगी एक चक्कर की? बताइएगा, बताइए तो। अभी तो ये होता है कि किसी देश में कोई इंसर्जेंसी हो जाती है और वहां पर इंडियंस हैं, जैसे कुवैत में हो गई थी या कहीं और हो जाती है, और वहां से उनको इवैक्यूएट कराना होता है, तो भी हमारी हालत खराब हो जाती है। यूक्रेन से भगाना पड़ा इंडियंस को कि अरे वहां लड़ाई शुरू हो गई, यूक्रेन से इंडियंस को लेके आओ, हमारी हालत खराब हो गई। जबकि वहां कुल कितने थे? महज कुछ हजार। तो भी जान निकल गई कि उनको यूक्रेन से इंडिया ही कैसे लेकर आए। अच्छा, यूक्रेन से इंडिया लाना, वो भी महज कुछ हजार लोगों को,
और वो एक अनमैनेजेबल ऑपरेशन हो जाता है, और आप पृथ्वी से ये 800 करोड़ लोगों को ले जा करके वहां टांग दोगे दूसरे प्लेनेट पर, है ना? शाबाश। कितना बड़ा स्पेसशिप है, कितने चक्कर लगाएगा, उतना फ्यूल कहां से आने वाला है? और अगर फ्यूल आपने ला भी लिया, मान लीजिए आप कहते हो नहीं साहब ये तो इसमें भीतर हम फ्यूजन एक रिएक्टर लगा देंगे, न्यूक्लियर फ्यूल से चलेगा, तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो कौन बियर करने वाला है? ये सब हमारे गरीब लोग, इनके बूते किए ये जाएंगे। और वहां अगर चले भी गए तो वहां जाके क्या करेंगे? नाचेंगे? इतने लोगों के लिए वहां घर बनवा रखे हैं। और वहां हवा नहीं, पानी नहीं, कह रहे आर्टिफिशियली पानी बनाएंगे। कितने लोगों के लिए आर्टिफिशियली पानी बनाओगे? कितने लोगों के लिए? ऑक्सीजन नहीं, कह रहे नहीं नहीं हम स्टेशंस बनाएंगे जिनसे कंप्रेस्ड ऑक्सीजन बिल्कुल पृथ्वी वाले प्रेशर पर हम सबको देंगे। कितने लोगों को दोगे? अभी तो कोविड हुआ था, कितने लोगों को ऑक्सीजन दे पाए थे? कोविड हुआ था तब तो ऑक्सीजन मिली नहीं थी, कह रहे हो मार्स पर जाकर 800 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन देंगे। शाबाश। और दिखाई भी नहीं दे रहा कि बेवकूफ बनाए जा रहे हो। क्यों बेवकूफ बनाए जा रहे हो? ताकि क्लाइमेट बैक बर्नर पर पड़ा रहे, ताकि आम आदमी क्लाइमेट के मुद्दे पर एजिटेट ना होने पाए, उसको एक झुंझुना दे दो, बस ये है और कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये सब बनती हैं, साइंस फिक्शन मूवीज और लिटरेचर रहता है, इसमें एलियंस रहते हैं बहुत बार, ठीक है? वो एलियंस बाहर से आए होते हैं, कभी दूसरी गैलेक्सी से, कभी दूसरे ग्रह से, है ना? तो वो एलियन कभी इंसान जैसे होते हैं? इसका मतलब वहां जो रहेगा वो कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? वो एलियन जैसे ही तो हो जाएगा। हाँ, तो वैसा होना है। ओ माय गॉड, मेरी स्किन वैसी हो जाएगी। यस, क्योंकि वहां रह के भी अगर इंसान हुआ जा सकता, तो साइंस फिक्शन में आप ये क्यों दिखाते कि वहां से जो आया है तो किसी के पूंछ है, किसी का मुंह? वो फिल्म कौन सी आई थी ऋतिक रोशन की जिसमें वो कोका कोका कर रहा होता है? सोचिए आपकी जाने बाहर जाने तमन्ना वैसी दिख रही है। मिलगांव मार्स। खाओगे क्या? ये तो पृथ्वी की मिट्टी है जिस पर इतना कुछ पैदा हो जाता है, वहां भी हो रहा है। खेती करोगे? क्या करोगे? खाना कहां से आएगा? बस लेकिन दिमाग ना बिल्कुल फितूर, जैसे ही गाना बज रहा है ऐसा ही हो गया है। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, मेरी स्पेसशिप पृथ्वी से पार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, एलियन से मार हुई। छोटे बच्चों को स्कूलों में, ये जो सबसे आगे आगे के स्कूल हैं आईबी वगैरह के, उनमें वो रोल प्ले वगैरह कर रहे हैं, हाउ टू लिव हार्मोनियसली विद एलियंस। मैंने कहा इसको ये तो पता नहीं है हाउ टू लिव हार्मोनियसली विद कैट्स। कुत्तों को पत्थर मारता है, उनकी पूंछ खींचता है,
और वो पूरा करके आ रहा है कि एलियंस के साथ कैसे हमको हार्मनी से रहना है, बिकॉज द फ्यूचर इज स्पेशियल। फ्यूचर में तो सब वहां रहेंगे। बोलो भाई। आप तो आ ही रहे हो रोज, आपको तो मैं कल ढूंढूंगा, आइएगा और कल सवाल पूछिएगा। टॉपिक के चक्कर में असली बात निकल जा रही है। आज सांसरी था, कल गीता शर्मा था, हम असली बात कब करेंगे? मेरा कलकत्ता डूबने वाला है सर। आप तो पता है कुछ मिनट दीजिए। नमस्ते सर। मतलब आपको तो पता ही है कि हाँ याद है, कलकत्ता का जो सी राइजिंग लेवल है, एक जियोलॉजिस्ट है, उन्होंने 3-4 वीडियोस निकाले हैं कि कलकत्ता की जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल बहुत कम हुआ जा रहा है। ये बोरिंग जो सिस्टम लगाया गया है, तो हम, मेरा ग्रुप है, हम लोग काम मतलब कोशिश करते रहते हैं लोगों को समझाने की। तो उन सबको प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन चाहिए। अब प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन कहाँ से लाए? उनको बोला है कि आप सही से जियो, सही से सोचो। तो बोलते हैं कि नीचे से पानी नहीं दोगे तो ऊपर से व्यवस्था कर दो। तो पूरा वरुण देवस्था के चेंबर से एकदम चैनल लगा दे क्या? मेरा धस जाएगा मेरा कलकत्ता, तो डूबने वाला है 10 साल में। तो फिर आपको वो क्रांति चाहिए जो पद पर बैठे इस तरह लोगों को उखाड़ फेंके, वरना बस शिकायत करते रह जाओगे। फिर तो इलेक्शंस, हाँ तो बस यही करते रह जाओगे, वो यही कहेंगे। तो वो तो मैनिफेस्टो निकलने वाला है बिल्कुल कि क्लाइमेट चेंज हम रोकेंगे, लेकिन प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस दो। समझ में आ रही है बात? और प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन क्या है? जिसमें आप पॉपुलेशन कंट्रोल की बात मत करो, जिसमें आप फूड की बात मत करो, क्योंकि फूड तो एक पर्सनल डाइटरी कल्चरल प्रेफरेंस है। माने जितनी जितनी चीजों से कार्बन एमिशन होता है उनकी बात मत करो, उसके अलावा कोई और बात करो तो प्रैग्मेटिक रहे। माने कि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, कार्बन एमिशन भी कम हो जाए और लोगों की लाइफस्टाइल जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहे। लोगों की जिंदगी का जो सेंटर है, जिस केंद्र से वो सारे फैसले करते हैं और काम करते हैं, वो सेंटर भी ना बदले और कार्बन एमिशन भी रुक जाए। तो ये लोग जो बैठे हैं अभी कुर्सियों पर, ये तो ऐसी ही बातें करेंगे। एक ही तरीका है, ये व्यवस्था ही पूरी बदलनी पड़ेगी, इसका केंद्र ही बदलना पड़ेगा। जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, इंस्टीट्यूशंस में घुसे हुए हैं, उनसे उम्मीदें करोगे ना तो ऐसा ही रोना पड़ेगा। वो ऐसी ही बातें करेंगे कि नहीं आपकी बात तो ठीक है, लेकिन जो चल रहा है वो भी तो ठीक है। तो कुछ ऐसा करते हैं कि जो चल रहा है वो चलता भी रहे और नहीं भी चले। ये उनका समाधान आएगा। ये समाधान है। The minimum you can do is stop cooperating in this system. And stop maintaining hopes from this system. And by this system, I do not mean a particular way of governance or a particular ideology. I mean the very center of mankind. हम जब तक जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तब तक कुर्सियों पर बैठे लोग भी वैसे ही रहेंगे। अभी सीओपी फिर से शुरू हो गया है। किसी अखबार में कवरेज भी देख रहे हो आप इसकी? पेरिस एग्रीमेंट से जो
हर साल मुलाकात होनी पड़ती है सारी पार्टीज की, जहां पे आकर के वो डिस्कस करते हैं कि अभी तक क्या किया और अब आगे क्या करना है। वो शुरू हो गया है आज ही से। आज 10 तारीख है ना, कल से शुरू हो रहा है। कहीं इसका उल्लेख मिल रहा है आपको? वो चीज बस चुपके चुपके नीचे नीचे निकल जानी है, क्योंकि कुछ नहीं किया गया है, बल्कि जो करना था उसका उल्टा किया गया है। अमेरिका तो पता ही है बाहर ही हो गया है। बड़े देशों में जिसका सबसे ज्यादा पर कैपिटा एमिशन है, वो तो खुद ही अलग होके बैठ गया है। हमें कोई लेना देना नहीं। मागा, हम तो अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे और ज्यादा एमिशन करेंगे। और वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है भाई, इलेक्टोरेट ही ऐसा है, तो ऐसे कोई तो इलेक्ट करेगा। आप जब तक इलेक्टोरेट नहीं बदलोगे तब तक ऐसे ही लोग पहुंचते रहेंगे कुर्सियों पर। इलेक्टोरेट बदलने का मतलब है कि अपनी तादाद बढ़ाओ। इसीलिए बार बार बोलता हूं, आपको लगता है कि मैं चाह रहा हूं कि गीता समागम में लोग जुड़ जाएंगे तो उससे संस्था को पैसा आ जाएगा। पागलों, जितने लोग जुड़ रहे हैं संस्था उन पर उतना ज्यादा अधिक खर्च कर रही है। आ नहीं रहा, संस्था अपने खर्चे पर ला रही है सबको। आओ, आप तब भी नहीं जोड़ पा रहे हो लोगों को। एक ही तरीका है, दिस प्लेस विल हैव टू रीच अ क्रिटिकल मास। ये बात आपको अभी चाहे जितनी अव्यवहारिक लग रही हो, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। आपको ही अपनी तादाद इतनी बढ़ानी पड़ेगी दैट यू स्टार्ट काउंटिंग। राइट नाउ विद द नंबर्स यू हैव, यू डोंट काउंट, यू डोंट मैटर। एंड ऑल्सो बिकॉज यू आर अफ्रेड। जितनी आपकी संख्या है वो बहुत छोटी भी नहीं है। कम्युनिटी 1 लाख होने को आई। 1 लाख छोटी संख्या है, पर उतनी भी छोटी नहीं है। दूसरी समस्या ये है कि आप डरे हुए बहुत हो। ये जो 1 लाख लोग हो, बहुत डरे सहमे लोग हो आप। आपसे बुला नहीं जाता, चू नहीं होती आपसे। कई बार तो मुझे झल्लाहट कोफ्त हो जाती है, अपने ऊपर शर्म आती है कि इतने डरे हुए लोगों का मैं क्या नेतृत्व करूं, क्या इनका मैं शिक्षक बनूं, क्या। आवाज ही नहीं है मुंह में। जितने नालायक हैं, अधर्मी हैं, पापी हैं, वो सब कुतुब मीनार पे चढ़ के चिल्ला रहे हैं। उन्हें ना डर है ना शर्म है। पर हमारे लोगों के बिल्कुल ताला लगा हुआ है, घिग्गी बंधी हुई है। चलिए, कल मिलते हैं।